ठीक नहीं है? इसके अलावा तो कहीं इंश्योरेंस नहीं मिलनी, एविडेंस कहाँ से मिलना है? या कंट्रोल से, सिस्टम को चेक करेंगे, उससे इंश्योरेंस ले लेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या है कि हम कहते हैं कि हम ट्रांजैक्शन चेक नहीं करेंगे, ये टेस्ट ऑफ डिटेल है, ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। कल हमने क्या किया टेस्ट ऑफ डिटेल में, एक एक एम्प्लॉय की फाइल चेक की जाके, ऐसी होता है एक एक परचेज। तो यहाँ पे हम एक एक चीज़ को चेक करते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन को, इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ। यहाँ पे हम एनालिसिस कर लेते हैं, बस हाँ ठीक है एविडेंस मिल गया, चलो ठीक हो गया, क्लियर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को चेक करते हैं। हम कहते हैं अगर सिस्टम ठीक है तो इससे गुजरने वाली ट्रांजैक्शन भी होंगी। समझ गए? तीनों को समझ आ गया? अब ऑडिटर कहीं ना कहीं यहाँ से इंश्योरेंस लेगा, इसके अलावा उसका कोई हल और किसी इंश्योरेंस मिलती नहीं है। ये फेज नंबर 2 है, कोई इंश्योरेंस नहीं दे रहा। फेज नंबर 1 वैसे ऑडिट से पहले है, और थर्ड फेज से हमें इंश्योरेंस मिलनी है। फोर्थ में क्या है? रिपोर्टिंग है। किसकी बेस पे? इसकी बेस पे। रिपोर्ट किसकी बेस पे देनी है? एविडेंस की बेस पे। एविडेंस कैसे मिला? जो प्रोसीजर परफॉर्म किए। प्रोसीजर कौन से परफॉर्म किए? रिस्क को असेस करते हुए। कैसा रिस्क है? वाइस रिवर्स चल रहे हैं। समझ आ रही बातें? क्लियर है? कोई मसला? जी ठीक है। डिलॉयट ने समझाया बड़े प्यार से, कहते हैं एश्योरेंस है ना, जो रीजनेबल लेवल एश्योरेंस है, समझाने के लिए बताया उसने। ये 0.3 है, 0.3 कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा, इसी मेथोडोलॉजी में था। उससे समझाया अच्छा यार ये क्या बातें, एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, ये वो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डेट, एनालिटिकल प्रोसेस, क्या चीज़ें हैं। तो ये यहाँ जाकर समझ आई थी मुझे, तो मैं इससे चाहूँ आपसे शेयर कर लूँगी। ठीक है। कहता अगर बहुत अच्छे कंट्रोल है, बहुत अच्छे कंट्रोल हो तो मैक्सिमम 0.2 लेवल की इंश्योरेंस देते हैं, इससे ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं दे सकते। 100% इंश्योरेंस सिर्फ हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल से। क्यों? बिकॉज कंट्रोल्स हैव देयर ओन, मैन मेड है, गलत बन गया, गलत डिजाइन हो गया, गलत ऑपरेट हो गया, गलत इंप्लीमेंट हो गया, लोग मिल गए, परचेज सिस्टम पड़ा ना 10 बंदे थे, 10 से 10 मिलके फ्रॉड हो गया, 10 से 10 नालायक से गलती हो गई। या बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा था आपका, एक बंदा था बड़ा कॉम्पिटेंट था, उस पर्टिकुलर टाइम पे उससे गलती हो गई, हो जाती है। मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ मेसी से गलत शॉट लगी, डेविड बैकम ने लीग में गलत बाइक किक मार दी पेनल्टी शो की, मिसबाह उल हक ने गलत शॉट मार दी 2007 के वर्ल्ड कप में। प्रोफेशनल लोग थे, तो लाजमी नालायक बंदा गलती करे, प्रोफेशनल बंदा भी गलत रिपोर्ट, उसकी जजमेंट है गलत होगी। हम सुनते नहीं है वो जी हाई कोर्ट का 13 बेंच का फैसला, 5 ने फेवर में, 8 ने, 5 फेवर में कह रहे हैं, वो भी जज है, अपनी जजमेंट है। जो 8 अगेंस्ट है वो भी जजमेंट है, जजमेंट है इंसान की, गलत हो जाती है। मिसबा की जजमेंट थी मैं रिवर्स शॉट मार दूंगा, नहीं मार सका। तो ऐसी ऑडिटर ह्यूमन है, ऐसी इस सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं वो ह्यूमन है, गलती हो सकती है। तो कंट्रोल से 100% इंश्योरेंस, आपको कुछ ना कुछ फ्लेवर लेना पड़ेगा, या फिर ये वाला, या ये मॉडल अडॉप्ट करेंगे, या ये अगर सिस्टम बहुत क्या है स्ट्रॉन्ग है, बड़ा रबस्ट सिस्टम है, फिर भी 100% इंश्योरेंस, कुछ ना कुछ आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। समझ आ रही हैं बातें? नहीं आएगी तो परेशान नहीं होना, नहीं फिर बहुत दफा पढ़ना है इसको, आगे बुक में जाके पढ़ने से। यहाँ तक कोई मसला? ये मॉडल क्या है? अगर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक हो गया। अच्छा, सिस्टम एवरेज है, अब इसका मतलब क्या है? आपको एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोल से कोई इंश्योरेंस, ऐसे ही है ना? तो इंश्योरेंस कहाँ से लेंगे आप? ये वाला मॉडल भी ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये वाला, ये 0 है, या ये वाला मॉडल ले लेंगे आप, सॉरी हाँ ये वाला मॉडल ले लेंगे, गलती कर रहा हूँ मैं, ये वाला मॉडल ही आएगा बस। 0.3 हो गया। 0.3 लेवल क्या है? ये कौन सा लेवल है? इंश्योरेंस के लेवल, ठीक है। अच्छा, सिस्टम पुअर है,
कितनी इंश्योरेंस मिलेगी? सारी की सारी कहाँ से नहीं पड़ेगी? सब्सटैंटिव से। ये सब्सटैंटिव ही है दोनों, ठीक है। तो ये वाला मॉडल भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला मॉडल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 मॉडल आपके सामने आ गए हैं। पेपर में आपने बैठना है कौन सा इस सिनेरियो में कौन सा मॉडल फिट होता है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सिनेरियो स्टार्ट होता है कि जनाब एक ऑडिट करने गए हैं, वहाँ पे परचेज का सिस्टम है, परचेज के सिस्टम ये मसले कहते हैं, ये तो बड़ा पोर सिस्टम है, ये बहुत। तो आप इनमें से कोई मॉडल अडॉप्ट करेंगे, ये अडॉप्ट नहीं कर सकते, यहाँ इंश्योरेंस नहीं मिल रही। तो ये सिनेरियो बताएगा आपको पेपर में, ठीक है, कोई मसला। चलें आगे, ये याद रहेगा। याद रहेगा जी, रटा मारने की जरूरत नहीं, समझाया मैंने सिर्फ। अच्छा, एक मॉडल ये भी है, लिखना नहीं है आपने, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड कहता है पॉसिबल, क्योंकि सिर्फ एनालिसिस से 100% एश्योरेंस नहीं, सिर्फ एनालिसिस करके एश्योरेंस, ठीक है। इसलिए मैंने ये नहीं लिखा समझाने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंट 3 भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? ये सारी की सारी एश्योरेंस कंट्रोल से यू हैव टू पुट सर्टेन एफर्ट्स फॉर सब्सटैंटिव टेस्टिंग, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। समझ गए हो सारा वो चीज़। अब आपने देखना है पेपर में रिस्क कितना था, क्या आप इसे परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, एश्योरेंस मिल रही कि नहीं मिल रही, कितनी मिल रही है, ठीक है, कम मिल रही है तो हम वहाँ से जितनी मिलती है लेके बाकी कहाँ से ले लेंगे। अगर कंट्रोल्स बहुत पुअर है तो सारी की सारी एश्योरेंस कहाँ से मिलेगी? समझ गए जी, कोई मसला। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रिस्क। रिस्क क्या होता है जी? रिस्क क्या होता है ऑडिट में? रिस्क क्या होता है जी? बोले बोले, ऑडिट रिस्क। रिस्क जब भी आएगा ऑडिट में, इसका मतलब क्या है? ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है? दैट द ऑडिटर विल गिव एन इनअप्रोप्रिएट। ऑडिटर क्या करेगा? गलत ओपिनियन दे बैठेगा। कब? आर मटीरियली मिसस्टेटेड। अकाउंट्स बिल्कुल गलत है, मटीरियली मिसस्टेटेड है, और ऑडिटर क्या करेगा? गलत ओपिनियन दे देगा। वो ओपिनियन क्या है? कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, फाइनेंशियल में गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल में प्रेजेंटेड फेयरली, फाइनेंशियल में प्रीपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। क्या अकाउंट्स गलत है और ऑडिटर क्या कह रहा है? कुछ ठीक है, ठीक है। एक और रिस्क भी है, सुन लें जरा गौर से। वो क्या है? कि अकाउंट्स बिल्कुल ठीक है, ऑडिटर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, या फाइनेंशियल में आर नॉट प्रेजेंटेड फेयरली, ठीक है। ये भी तो रिस्क है ना, अकाउंट्स बिल्कुल ठीक हो और ऑडिटर कह रहा हो कि ठीक। अच्छा सुने, स्टैंडर्ड ने अज्यूम किया है कि सेकंड वाली बात की ना मैंने, इसके चांसेस नहीं, कम नहीं है ही नहीं, ये हो ही कि ऑडिटर आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि अकाउंट्स मिसस्टेटेड है। कैसे प्रूव करेगा? एविडेंस ही नहीं है उसके पास, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर अकाउंट्स में गलती हो ना, गलती हम के गलत है, मैनेजमेंट चीखें मारती, मैनेजमेंट करती है कि आपने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखना, प्रेशराइज करेगी, तरले करेगी, मिन्नत करेगी, फिर प्रेशराइज करेगी, फिर धमकियों में उतरेगी, फिर ऑडिटर चेंज करने में उतरेगी, ठीक है। क्योंकि उसका स्टेक है। अगर ऑडिटर की रिपोर्ट पब्लिक में जाती है कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है, तो मार्केट का ट्रस्ट हट जाता है वहां से, ठीक है। बैंक्स का ट्रस्ट, बैंक लोन वापस मांगने लग जाते, ठीक है। उससे क्या होता है? उनके शेयर्स की वैल्यू मार्केट्स में तो वो ये होने, हालांकि अकाउंट्स क्या है? गलत, और आप क्या कह रहे हैं? गलत। तो वो चीखें मारेंगे, सारी बातें मिलेंगी, धमकियां, ऑर्डर चेंज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। मिन्नतें,
सब कुछ करेंगे, सारा प्रेशर, आपको सोशल प्रेशर डालेंगे आपके दामाद को सामने खड़ा कर देंगे, ये देखेंगे आपके ससुर साहब रिपोर्ट क्वालिफाई करें, आपके भाई को लाके खड़ा कर देंगे, ये तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, ये हवाई किताबी बातें नहीं कर रहा मैं, ये पढ़ेंगे आगे जाके हम सारी चीज़ें, ठीक है। अलग है अकाउंट्स क्या है और आप क्या कह रहे हैं, और अगर अकाउंट्स ठीक हो और आप कह रहे हैं गलत, तो फिर आपके लिए लाइफ इजी, और आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है, आप कैसे कहेंगे, किस बेस पे कहेंगे, ठीक है। इसलिए स्टैंडर्ड का सेकंड वाला रिस्क जो है ना, ये अवेलेबल ही नहीं है, उसने डेफिनेशन का पार्ट भी नहीं बनाया। उन्होंने कहा रिस्क दैट डॉक्टर विल गिव एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े। ऑडिट इसमें क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। अच्छा, ये जो रिस्क है ना, ये इसको मैनेजमेंट की साइड भी कहते हैं, मैनेजमेंट की साइड, और इसको ऑडिटर की साइड भी बोलते हैं, मैनेजमेंट का कोर्ट, मैनेजमेंट की साइड, ठीक है। चलें जी, चलें आगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने मैनेजमेंट की साइड क्या है कि मैनेजमेंट करने वाले काम, ये किसके हैं, ऑडिटर। हम पढ़ क्या रहे हैं, रिस्क। रिस्क क्या होता है कि डैट द ऑडिटर विल गिव एन, ऑडिटर गलत ओपिनियन दे बैठेगा, ठीक है, ठीक है। ये किसी साइड है, ये क्या है, अच्छा इसको मैं समझाता हूँ एक टेबल के थ्रू। कोई भी एजम्पशन है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी, ठीक है, सुन लेते गौर से सुने, हम डेफिनेशन में बाद में आते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें मैक्सिमम कितना रिस्क है, मैक्सिमम इज कॉल्ड इनहेरेंट रिस्क। is called inherent risk, ठीक है। समझ गए, इसकी डेफिनेशन समझे जरा, सुने कि किसी भी एजम्पशन में कितना रिस्क है, मैक्सिमम, इसको कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको और सुने और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी भी एजम्पशन में मैक्सिमम कितना रिस्क है, बोर्ड पे आ जाए, बोर्ड पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कंसीडर किए बगैर किसी भी एजम्पशन में, किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को साइड पे करते हैं, मैक्सिमम कितना रिस्क है, क्या कहते हैं उसे, समझ गए। फिर मैनेजमेंट क्या, इसलिए मैं कह रहा हूं मैनेजमेंट की साइड है। मैनेजमेंट क्या करती है, इस रिस्क को कम करने के लिए क्या करती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करती है, इंप्लीमेंट करती है, ऑपरेट करती है, ताकि इस रिस्क को, तो इनहेरेंट रिस्क जो यहाँ पे था ना, इनहेरेंट रिस्क, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया। अब देखें हमने परचेज सिस्टम पढ़ा था ना, परचेज सिस्टम में क्या, वो कितने बंदे आए, कितने डॉक्यूमेंट्स आए, कितनी अप्रूवल्स आई, तो परचेज पर रिस्क क्या हो गया, हुआ ना कम। तो फॉर एग्जाम्पल वो करके मैनेजमेंट ने क्या किया, रिस्क को कहीं यहाँ तक ले आए, कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल ने क्या किया, इनहेरेंट रिस्क को रिड्यूस करके, कोई मसला जी, बात समझ आ रही है।
चलें जी। किसी भी एजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंसीडर किए बगैर मैक्सिमम कितना रिस्क है इज कॉल्ड। अच्छा, फिर क्या मैनेजमेंट करती है? मैनेजमेंट क्या करती है इस रिस्क को? कैसे कंट्रोल? बहुत सी गलतियां पकड़ लेता है, बहुत से फ्रॉड पकड़ लेता है, ठीक है, समझ गए। और मैनेजमेंट क्या करती है कि हमारा कंट्रोल सिस्टम ज़बरदस्त है, उसमें से आपको ट्रायल बैलेंस निकाल के देती है। ट्रायल बैलेंस, ये ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये ले बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारे इस कंट्रोल सिस्टम को बिल्कुल ठीक कर दिया है। आप इसका क्या करते हैं आगे? ऑडिट। यहाँ से फिर ऑडिटर की साइड शुरू होगी। ऑडिटर आया, ठीक है, ऑडिटर ने क्या किया? अपने ऑडिट और कोशिश की मिसस्टेटमेंट को मैं क्या कर लूँ? डिटेक्ट, ठीक है। बहुत सी मिसस्टेटमेंट उसने डिटेक्ट कर ली, पकड़ ली, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अकाउंट्स में रह गया। ऑडिटर ने क्या किया? यहाँ से उठा के डिटेक्शन यहाँ तक ले आए। अब ये जो रिस्क है ना, ये वाला, ये जो गलतियाँ आ रही हैं, ये क्या है कि अकाउंट्स में गलतियाँ आ रही हैं ना। अकाउंट्स क्या है? मटीरियली एन ऑडिटर विल गिव एन, ऑडिट तो कर लिया उसने, उसकी 3 गलतियाँ मिली नहीं, मटीरियल स्टेटमेंट्स, ये अकाउंट्स में आ रही हैं। और ऑडिटर क्या कह रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड, डेफिनेशन में दोबारा है, ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर विल गिव एन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली। 3 मिसस्टेटमेंट्स आ रही है अकाउंट्स के अंदर, ऑडिटर क्या कह रहा है? कोई गलती नहीं है, ठीक है। यानी क्या हुआ? जो ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म किए वो फेल हो गए क्या करने में? मिसस्टेटमेंट्स को। मुझे तसल्ली दें, एश्योरेंस दें कि ऑडिट रिस्क समझ आ गया आप लोगों को। हम पढ़ क्या रहे हैं? रिस्क पढ़ रहे हैं ना। रिस्क क्या होता है? मैं आता हूँ, उस पर आता हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिट रिस्क। मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूँ। ऑडिट रिस्क डेफिनेशन क्या है? आर मिसस्टेटेड, अकाउंट्स गलत है, ऑडिटर क्या कह रहा है? ठीक है, यही रिस्क है ना। लॉक करते हैं इसे, चलें आगे। अच्छा, फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ाए इसके, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? वो क्या जी? इनहेरिटेड रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ये कलेक्टिवली क्या, कौन सी साइड है? कि कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल से मैनेजमेंट पुट इन प्लेस करना ना। कहाँ पढ़ा आपने? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, ऑपरेट करना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पढ़ा आपने? कहाँ पढ़ा आपने? प्री कंडीशन में। सोए नहीं है ना, पढ़ा ना। प्री कंडीशंस क्या थी? देखिए कितने इंटरकनेक्टेड ऑडिट, कितना इंटरकनेक्टेड है। एक लेक्चर मिस करेंगे, ओके, सांस वो मैंने मिस कर दिया, ठीक है। प्री कंडीशंस क्या थी? जल्दी से बोलें। 2 प्री कंडीशंस थी। एप्लीकेबल फ्रेमवर्क इज और प्रेमिस एग्जिस्ट कर रहा है। प्रेमिस क्या है? अकाउंट्स बनाना और एजीएम में प्रेजेंट करना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना, डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, ऑपरेट करना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? तो इसलिए मैनेजमेंट की साइड करते हैं कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है। अब किसी भी एजेशन में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ले लें, स्टॉक्स ले लें, इंटेंजिबल ले लें, सेल ले लें, मैक्सिमम कितना रिस्क है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कंसीडर किए बगैर? कितना रिस्क है? इस कॉल्ड, अब इनहेरिटेड रिस्क है ना, इनहेरिटेड रिस्क। और हर हेड में होता है, कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में ज्यादा है, कुछ में। अच्छा, स्टॉक्स की वैल्यूएशन में रिस्क कम है, ज्यादा? क्यों? एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है। ये ढेर लगा हुआ सीमेंट का, कितना सीमेंट है पता नहीं, एस्टिमेट है ना। इसे क्वालिटी क्या, केमिकल्स, मैंने एग्जांपल दी थी आपको, एस्टिमेट है, ठीक है। ऑयल एंड गैस कंपनी है, वेल के अंदर कितना ऑयल है, कितनी गैस है, एस्टिमेट। तो इस एस्टिमेट में रिस्क ज्यादा है। सामने आपकी लाइबल गैलरी है, ठीक है, इसका रेवेन्यू क्या है? प्लाजा का रेवेन्यू क्या है? प्लाजा का रेवेन्यू क्या कमाता है प्लाजा?
जिसका जो रेंट ऐसे ही है ना, रेंट क्या है 2 लाख रुपया पर मंथ, साल का कितना हो गया? तो इसमें रिस्क ज़्यादा है कम है? कम है, ये नहीं जीरो नहीं कह सकते, कम। सैलरीज इनकी तनख्वाह कितनी जी? 1 लाख रुपया, बाद साल की कितनी होगी? इसमें रिस्क, स्टॉक की वैल्यूएशन में रिस्क, एस्टिमेट्स में रिस्क, एजम्पशन में रिस्क। तो कुछ में इनहेरिटेडली रिस्क ज़्यादा होता है, कुछ में इनहेरिटेडली रिस्क, समझ गए? अच्छा, जैसा रिस्क होता है, सुने सुने गौर से, जैसा रिस्क होता है मैनेजमेंट क्या करती है? वैसे कंट्रोल लेके आती है। जैसा रिस्क, ठीक है। आप किसी स्टोर्स पे हैं, किसी भी स्टोर्स पे, शौकत फैब्रिक चले जाएं, मुराद फैब्रिक चले जाएं, किसी आप और स्टोर पे चले जाएं, सामान कितने का पड़ा हुआ अंदर? 1 अरब रुपए का। स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है? कितने का जी? 100 पड़े हैं, 1 अरब का। कैश कितना पड़ा हुआ? 10 लाख रुपया सेफ में पड़ा हुआ ना। 1 अरब वर्सेस 10 लाख। मालिक किस पे बैठा होता है? स्टॉक के ऊपर। ऐसे स्टॉक के ऊपर बैठा होता है, किस पे? क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क, भाई स्टॉक 1 अरब का है तो उसमें बैठो, चोरी ना हो जाए। तुम क्या कर रहे हो? किसमें बैठे हो? समझ गए? उसको पता है कि रिस्क कहाँ पे है, कहाँ एम्बेजलमेंट हो सकती है, कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कहाँ मैनिपुलेशन हो सकती है, कहाँ फोर्जरी हो सकती है। स्टॉक तो कोई लेके जाकर नजर आ जाएगा, कैश आगे पीछे तो पता। समझ गए? तो जैसे कंट्रोल होती है, मैनेजमेंट क्या करती है? वैसे कंट्रोल लेके आती है, ठीक है। वो कंट्रोल्स क्या करते हैं? एरर्स पकड़ लेते हैं, फ्रॉड्स पकड़ लेते हैं, एम्बेजलमेंट्स पकड़ लेते हैं, या होने नहीं देते, फिर भी कुछ रह जाती हैं। अब कंट्रोल सिस्टम ने जो अकाउंट्स बना दिए, ट्रायल बैलेंस बना दिया, उसने आपको ये ऑडिटर साहब ट्रायल बैलेंस, ये नहीं ऑडिटर साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारी तरफ से ओके ऑडिट कर लें। आपने ऑडिट शुरू किया, कुछ गलतियां आपने पकड़ ली, ये देखें 10, 12, 15, 20, 25 पकड़ ली, कुछ फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया आपने। अब आपने कहा बस सब जबरदस्त हो गया। अब क्या करते हैं? अकाउंट बिल्कुल ट्रू एंड, हालांकि उसमें मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट जो आप पकड़ डिटेक्ट करने में गलतियां आ रही हैं। फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट एंड ऑडिटर विल गिव एन इन। समझ गए? अब समझ आ गया ऑडिट रिस्क क्या होता है, याद रहेगा। डेफिनेशन लिखिए इनहेरेंट रिस्क की। ये मैं आपको बड़ी ब्रीफ डेफिनेशन लिखाऊंगा, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके तो फिर उसको और इलेबोरेट कर लेंगे, ठीक है। द ससेप्टिबिलिटी, SUSCEP, susceptibility of an assertion, susceptibility, the susceptibility of an assertion to misstatement, susceptibility of an assertion, लिखिए susceptibility to misstatement। susceptibility का मतलब क्या होता है? गलती होना, चांस होना, राग़िब होना, प्रोन टू वर्ड्स होना, ठीक है। किसी भी assertion का misstatement की तरफ, ठीक है। The susceptibility of an assertion to misstatement without consideration of internal control system।
ठीक है जी, इनहेरेंट रिस्क हो गया क्लियर। आगे कंट्रोल रिस्क। मैं बड़ी सादी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ ताकि आप समझ लें, ठीक है। इसको थोड़ा एलैबोरेट बाद में कर लेंगे। कंट्रोल रिस्क, रिस्क डेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अभी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैं लिखवा रहा हूँ। आगे इम्प्लिसिट चीज़ क्या है, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेड और ऑपरेटेड बाय द मैनेजमेंट विल फेल टू डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट, ठीक है। लिखे ना इंटरनल कंट्रोल क्या लिखा अभी, द रिस्क दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम will fail to prevent, comma, detect and correct a misstatement in any assertion. आप में से कोई एक बोले, क्या डेफिनेशन लिखी है? Risk internal control. Risk that the internal control system will fail to prevent, comma, detect and correct a misstatement in an, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल जिसको ने बोर्ड पे है, जरा बोर्ड पे है, किसी कम ज़्यादा लिखी गई है, बाद में कर ले मैच, और अदरवाइज मैंने कहा बुक में बहुत खूबसूरत लिखी हुई डेफिनेशन है, ठीक है। उम्मीद है उसकी राइटिंग आपसे बेहतर होगी बुक वाले की, ठीक है। चलें, रिस्क समझें। रिस्क क्या है? रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क क्या है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स में पुट इन प्लेस किए थे वो फेल हो जाएंगे। क्या करने में? पहला काम क्या था उसका? प्रिवेंट, गलती होने ना देता। सिस्टम का काम क्या था? गलती होने ही प्रिवेंट करता, और अगर हो गई तो फौरन डिटेक्ट करता, और इस चीज़ में कंप्यूटर आपका सिस्टम क्या हो गया? फेल, ठीक है। रिस्क समझ आ गया। आगे चलें, डिटेक्शन रिस्क। अभी ऑडिटर का रिस्क है, द प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर procedures performed by the auditor will fail to detect a misstatement in the financial statements. ठीक है जी, क्या डेफिनेशन क्या बोलिएगा? ठीक है, अब मसला हल हो गया सारा, कोई मसला। मैं सम करता हूँ, इसको आगे चलते हैं। ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क डेट ऑडिटर विल गिवन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। ऑडिट के बाद किसी ने अकाउंट्स को नहीं देखना, सब लेकिन हाँ ठीक है। ऑडिटर साहब ने भी कह दिया, ऑडिटर साहब आए थे अपनी पूरी फर्म को लेके, पूरे स्टाफ को लेके, उन्हें तहस नहस कर दिया पकड़ के अकाउंट्स का, और फीतो फीती कर दिया पकड़ के। अब तो कोई गलती है, हालांकि अकाउंट्स में गलती और ऑडिटर क्या कह रहा है? इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। ये रिस्क, इसको कहते हैं रिस्क। टोटल रिस्क कितना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंसीडर किए बगैर? इज कॉल्ड इनहेरेंट रिस्क। अच्छा, आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने में फेल हो गया, इसे क्या कहते हैं? और ऑडिटर साहब आए या साहिबा आई, उन्होंने अपने प्रोसीजर परफॉर्म किए और वो प्रोसीजर्स फेल हो गए। ठीक है, टॉपिक है जो हम बुक के बगैर पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम फौरन बुक पे शिफ्ट कर देंगे। अभी आपने सिर्फ सुनना है, इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सुनना है, हजम करना है, लफ्ज़ एब्जॉर्ब करने,
कोशिश करना आपके ब्रेन सेल्स बन जाएं लफ्स, ठीक है। अब हमारे रिपोर्टिंग पे ऑडिट रिपोर्ट। मैं आपको 700 सीरीज़ पे ले गया हूँ, 700 सीरीज़ पे, ठीक है। परेशान नहीं होना है इस पे। सबसे बड़ा चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 14 है। ये मैं सिर्फ बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कल को जब ये वर्ड्स हम पढ़ना शुरू करें, पहला पैराग्राफ पढ़ें, जब हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, पहला पैराग्राफ, तो वो बात करता है जी आपने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। तो आप मुझे नहीं सर रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? फिर वही पैराग्राफ कहता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और प्रोफेशनल जजमेंट से काम करना है कि सर वो क्या होती है? फिर वही पैराग्राफ कहता है भाईजान आपने रिस्क असेस करना है। आपके सर वो क्या होता है? तो कितने ब्रेक्स लगने थे, ठीक है। तो वो ब्रेक्स ना लगे इसलिए मैंने पहले ही एक हफ्ता आपको ये कॉन्सेप्ट सारे सिखाए। आपको मज़ा आएगा जब वो वहाँ पढ़ेंगे। फिर आप मुझे ये नहीं पूछेंगे सर ये ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, सर ये मॉडिफिकेशन क्या होती है, सर ये क्या होता है, वो पता होगा इंशाल्लाह। और इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये पढ़ा दिया ये डी एंड हो गया, इसके बाद हमने ज़रिए में डिस्कस नहीं करना। मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैं अभी आपके सामने बोर्ड पे लिखने लगा हूँ, ऑडिट्स पढ़ा ना मैंने अभी चैप्टर नंबर 3 में, आधा चैप्टर उस पर, ठीक है। हमने वहाँ जाके पढ़ना है। आपको कॉन्सेप्ट पहले पता होगा, मज़ा आएगा पढ़ने का। और ऑडिट रिपोर्ट पे चैप्टर नंबर 14, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है आपकी बुक का, जो मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो परेशान नहीं हुए ना, तो इतना कुछ आ गया हम तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट ब्रॉडली 2 तरह की होती है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड, ठीक है। ठीक हो गया। अनमॉडिफाइड पे 700 स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, याद रहेगा, कोई मसला। चलें जी, हजम हो गए यहाँ तक। अच्छा, मॉडिफिकेशन 2 तरह की होगी। मॉडिफिकेशन दैट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट डू नॉट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। कोई मसला। ऑडिट रिपोर्ट 2 तरह की, मॉडिफाइड और, ठीक है। अनमॉडिफाइड किसे कहते हैं? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब है जो डेफिनेशन आपके जहन में आ रही है ना, उसको फ़ौरन निकाल दें, भाई लफ्ज़ देख के परेशान नहीं होना, ठीक है। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब है जिसमें ऑडिटर कहता है कि सब कुछ ठीक है, ओके, ऑल इज वेल, फाइनेंशियल में गिविंग ट्रू एंड इन केस ऑफ कंप्लायंस फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड फाइनेंशियल में आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस, फाइनेंशियल में आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन केस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। 2 तरह के फ्रेमवर्क है ना, कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन में ऑडिटर और अकाउंटेंट दोनों का हेडेक क्या होता है? ट्रू एंड फेयर पिक्चर। कंप्लायंस में क्या होता है? बस कंप्लायंस करनी है। जब जहाँ पे कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है, ऑडिटर क्या रिपोर्ट होता है कि फाइनेंशियल में आर प्रिपेयर्ड इन कंप्लायंस विद दिस फ्रेमवर्क। ट्रू फेयर प्रेजेंटेशन में क्या रिपोर्ट होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन फाइनेंशियल में गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। तो फाइनेंशियल में गिविंग ट्रू एंड फाइनेंशियल में आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ओके की रिपोर्ट, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक हो गया, कोई मसला। चले आगे।
इस पे स्टैंडर्ड कौन सा एप्लीकेबल है साफ सुथरी रिपोर्ट पे? 700। अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है कि नहीं अकाउंट्स में कोई मसला है, ये इतनी साफ भी ठीक है, तो फिर वो क्या करता है अपनी रिपोर्ट अनमॉडिफाइड रिपोर्ट को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन दो तरह की है, डेट एंड डेट। डेट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 705 स्टैंडर्ड, डेट डू नॉट इफेक्ट 706 स्टैंडर्ड। नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। चले आगे, कोई मसला? पक्की बात है। अच्छा, फिर अनमॉडिफाइड जो है ना डेट इफेक्ट, अभी तक मैं समाप्त कर रहा हूँ। ऑडिट रिपोर्ट्स कितने टाइप्स की हैं? दो, अनमॉडिफाइड जहाँ सब कुछ ओके की रिपोर्ट है, और दूसरी इस पर 700 स्टैंडर्ड। अनमॉडिफाइड में डिपेंड करता है कि वो इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर कर रही है 705, नहीं कर रही 706। इसमें 3 तरह की रिपोर्ट्स आएंगी, इसमें 2 तरह की आएंगी। और या आज का लास्ट लेसन है आपका, परेशान नहीं होना, ठीक है? इसमें ऑडिटर किस तरह का ओपिनियन देगा? इसमें क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन। कौन सा? क्वालिफाइड ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। कौन कौन से आगे जी? क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। याद रहेगा? ये आपको बातें इतनी पढ़नी है ना आगे, जब हमें चैप्टर में 14 में पढ़ना है ना, पहुंचना जब, तो आपको पढ़ पता होगा ये क्या कुछ समझ गए। सिर्फ पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ। वहाँ लिखा है कि ऑडिटर एडवर्स देगा, आप मुझे एडवर्स क्या होता है? ठीक है, होता क्या मैं कल पढ़ाऊंगा। अब जैसे मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ नामों के, अच्छा आगे हैं एम्फसिस, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एम्फसिस ऑफ, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर। जी चलें, इसको रैप अप करें ज़रा जल्दी से। ऑडिट रिपोर्ट मैं इसलिए बार बार करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ऑडिट रिपोर्ट 2 तरह की होगी, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड किसे कहते हैं? जब सब कुछ ठीक होता है यहाँ पर, और मॉडिफिकेशन होती है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन 2 तरह की होगी, डेट इफेक्ट, डेट डू नॉट। डेट इफेक्ट 705, डेट डू नॉट इफेक्ट 706, ये स्टैंडर्ड्स के नाम है। अच्छा, डेट इफेक्ट में 3 तरह की रिपोर्ट दे सकते हैं ऑडिटर, क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। डेट डू नॉट इफेक्ट में एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर। अच्छा, ये क्या होते हैं? क्वालिफाई क्या होता है, डिस्क्लेमर क्या होता है, एडवर्स क्या होता है, एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, तो कल पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, आज जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है कि वो क्या इश्यूज हैं,
कि ऑडिटर फोर्स होता है कि यहाँ से ठीक है कि ऑडिटर मजबूर हो गया है क्या वो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं दे सकता। क्या हो गया ये ऑडिटर? जी चलें जी, एश्योरेंस में मुझे बातें समझ आ रही हैं। अब हम क्या पढ़ने लगे हैं? क्या पढ़ने लगे जी? कि क्या रीजंस हैं कि ऑडिटर अब कहता है कि मैं अब अनमॉडिफाइड रिपोर्ट आई हैव टू मॉडिफाई। ठीक है, वो दो रीजंस हैं, याद रखनी है। मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरी क्या है? स्कोप लिमिटेशन। लिख लें, मैं आपको बात बताता हूँ क्या था। स्कोप लिमिटेशन, मटीरियल मिसस्टेटमेंट और अच्छा मैं ये इरेज कर दूं। मटीरियल मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन। ठीक है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है? मटीरियलिटी क्या होती है? पढ़ा हुआ कि किसी भी चीज़ का इतना सिग्निफिकेंट हो जाना कि वो लोगों के इकोनॉमिक डिसीजंस को हिट कर दे। और मिसस्टेटमेंट क्या होती है? पढ़ा हुआ आपने कि डिफरेंस बिटवीन अमाउंट दैट इज रिपोर्टेड एंड दैट शुड हैव बीन रिपोर्टेड। इनका डिफरेंस क्या है? मिसस्टेटमेंट। तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट पता लग गया आपको। अच्छा, ऑडिट के दुनिया में जब भी स्कोप की बात होगी ना, स्कोप की, ऑडिट स्कोप की, किसकी बात होगी? स्कोप का मतलब होगा ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या मतलब है जी? ठीक है, और स्कोप लिमिट का मतलब क्या है? लिमिटेशन ऑन योर प्रोसीजर्स। आपके प्रोसीजर में क्या है? लिमिटेशंस। ठीक है, और इतनी लिमिटेशन है कि ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। उसको एविडेंस नहीं मिल रहा। एविडेंस कब मिलना था? परफॉर्म करते प्रोसीजर पे ही लिमिटेशन लगी तो एविडेंस नहीं मिलेगा। एविडेंस नहीं मिल रहा तो आप रिपोर्ट किस पे देंगे? आपको तो एविडेंस नहीं मिला। ठीक हो गया। तो ये दो फैक्टर्स हैं ब्रॉडली जो आपको कोशिश करते हैं आप 700 से उठ के अब आप 705 या 6 में चले। मटीरियल मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन। मटीरियल मिसस्टेटमेंट और याद रहेगा, कोई मसला। अच्छा, इसको ना मैं कल बड़ी डिटेल में रिपीट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट एग्जांपल के साथ, तो परेशान नहीं होना। और मैंने क्या, अभी मैंने बुक से अब तुमने पढ़ना चैप्टर नंबर 14 पूरा। उसमें सिर्फ 700 नहीं है, 705 नहीं है, 706 नहीं है, 710 भी है, 720 भी है, 701 भी है, वो भी पढ़ने हैं साथ। उसको तो अभी मैं नाम लिया ही नहीं उस स्टैंडर्ड्स का। अभी वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जिसको अगले 5, 7, 10 चैप्टर्स में बार बार जिक्र होना है, जिसका एडवर्स दे दें, क्वालिफाई कर दें, डिस्क्लेमर दे दें।
ठीक है जी, कोई मसला? चले आगे। तो दो रीजंस कौन सी हैं जी? ये वो रीजंस हैं जो ऑडिटर को फोर्स करेंगे कि अब आप मॉडिफाइड से किस में चले हैं, अनमॉडिफाइड से किस में चले हैं, मॉडिफाइड में। कौन कौन सी रीजन? मटेरियल में स्टेटमेंट और अच्छा, मटेरियल में स्टेटमेंट कैसे होती है? सुन ले जरा, सुन ले, स्टेटमेंट कैसे होती है मटेरियल? तीन तरह से स्टैंड करता है कि आपके अकाउंट्स क्या हो सकते हैं मटेरियली। सुन ले, सुनने का मजा आएगा, बुक में लिखा हुआ बड़ा अच्छा, मैं कोई रेफरेंस दे दूंगा वहाँ पे, ठीक है। पहली बात क्या है, आपने रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या है? रॉन्ग ऑफ पॉलिसी। आपने अकाउंटिंग पॉलिसी कब सेलेक्ट कर ली? आपने अकाउंटिंग पढ़ी है ना, आपने पॉलिसी रख ली कि हम अपने स्टॉक रखेंगे और हायर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। हायर ऑफ कॉस्ट और क्या हो गया? अकाउंट सी किस वजह से गलत हुए? अकाउंटिंग पॉलिसी गलत सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। या आपने कह दिया जी हम तो पढ़ते हैं नॉर्मली कि हम ऐसे रखेंगे कॉस्ट लेस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अकोमुलेटेड इम्पेयरमेंट। आपने कहा हम आप ऐसे रखेंगे मेयरली कॉस्ट पे, ना इम्पेयरमेंट लॉस ना अकोमुलेटेड। आपने पॉलिसी ही क्या कर ली? चेंज नहीं, गलत, रॉन्ग सिलेक्शन। आपने पॉलिसी ही ठीक हो गया तो आपके क्या अकाउंट्स हो जाएंगे? गलत। आपने कहा हमने ये 636 पढ़ ली है इम्पेयरमेंट, ठीक है। आपने कहा मैं अपने एसेट को इम्पेयर ही नहीं करना, पॉलिसी क्या हो गई? रॉन्ग। आइए 16 पढ़ा हुआ है, आपने कहा मैं अपने एसेट को डेप्रिसिएट नहीं करना, पॉलिसी क्या हो गई? मैंने वो स्टैंडर्ड वो एग्जांपल दिया जो आपने पढ़ी हुई है। IAS 2 भी पढ़ा हुआ है, समझ आ गई बात? तो अकाउंट कैसे गलत हुए? दूसरा क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी, मिस अप्लाई कर दिया आपने, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? बिल्कुल, अप्लाई करते हुए क्या कर दिया? उसको गलत ट्रीटमेंट कर दी। जैसे आप टैक्स पढ़ते हैं, टैक्स में क्या पढ़ते हैं कि जिस साल एडिशन हो रही है तो उस साल की डेफिनेशन सारी की सारी या 6 मंथ की चार्ज करेंगे, क्या करता है? पूरे साल की चार्ज कर देंगे, ये पढ़ा ना। और जिस साल डिस्पोजल हुआ है, ये तो पॉलिसी किसकी है? टैक्स की। अकाउंटिंग में होती है, स्टैंड कहता है जितना प्रोपोर्शनेट पीरियड यूज़ किया है उसने चार्ज करो, जितना नहीं किया नहीं करो। आपने क्या किया? इस साल एडिशन हुई, अकाउंटिंग में क्या किया? पकड़े पूरे साल की डेफिनेशन। अब पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी आपकी, लेकिन अप्लाई करते हुए क्या कर दिया? समझ गए? बस वो सादी एग्जांपल है जो आपने पढ़ी हुई अकाउंटिंग में। ठीक हो गया? ये समझ आ गया? ये आ गया। थर्ड है जी डिस्क्लोजर डेफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर डेफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर डेफिशिएंसी। सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर डेफिशिएंसी ये क्या होती है? एक ऐसा डिस्क्लोजर जो कि फंडामेंटल था, जो कि मेन चीज़ थी अकाउंट्स की, वो इस अकाउंट्स में नहीं है। आपने वो पोस्ट बैलेंस शीट यूनिट्स पढ़ लिया? IAS 10 नहीं पढ़ा? चलें देखें, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक मैं देसी से एग्जांपल लेता हूँ तो हर दफ़ा फार्मेसी की, फार्मास्यूटिकल कंपनी की। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका एक ही सॉल्ट है पैरासीटामोल, शेखुपुरा रोड पे है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक ही सॉल्ट बना रही है, मेडिसिन का एक ही सॉल्ट है उसके पास।
अच्छा, हेल्थ मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आ गया कि जी कल से ये सॉल्ट बैन। आप क्या बनाते थे, एक सॉल्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री का नोटिस आ गया कि ये सॉल्ट क्या हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, केसेस चल रहे हैं आपके। तो क्या ये केस, इस केस की इंफॉर्मेशन देना अकाउंट्स में ज़रूरी नहीं? कितनी ज़रूरी है, फंडामेंटल है। क्योंकि कल को अगर ये फैसला आपके अगेंस्ट हो गया तो आपकी कंपनी गोइंग कंसर्न जितने मर्जी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है वो, अब जो उसमें इन्वेस्ट कर बैठा, जो उसको लीज दे बैठा, जो उसको लोन दे बैठा, उसका नुकसान हो जाएगा। वो स्टेक होल्डर ही है ना अकाउंट्स के। तो क्या स्टेक होल्डर को बताने के लिए ये सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर नहीं? और अगर ये मेन डिस्क्लोजर अकाउंट्स में नहीं आ रहा तो आपके अकाउंट्स क्या हो जाएंगे? समझ गए? तो अकाउंट्स कैसे मिस्टेक होंगे जी? 3 तरह से, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर डिफिशिएंसी। ठीक है जी, कोई मसला इसमें? अच्छा, आगे आ जाए, स्कोप लिमिटेशन। ये भी 3 तरह से होगा। स्कोप लिमिटेशन भी, ठीक है। स्कोप लिमिटेशन होता क्या है? आप ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर पाए, प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाए तो एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लिमिटेशन किसने लगाई थी? इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। लिमिटेशन किसने लगाई? कैसे लगाई लिमिटेशन उसने? कैसे लगाई जी? आप कहते हैं जी आपने आपके डेटर्स आ रहे हैं, डेटर्स के एड्रेस दें, हमने उनको कंफर्मेशन सेंड करने, पढ़ा है ना आपने? कहते नहीं देना एड्रेस, आप जो पुट रहे हैं पुट लो, जो करना है मैंने एड्रेस, ठीक है। आप कहते हैं जी ये क्रेडिटर्स की लिस्ट दे दें, आप कहते हैं बैंक स्टेटमेंट दें, कहते हैं नहीं देनी। आप कहते हैं फिक्स एसेट का रजिस्टर है, मैं फिक्स एसेट रिकॉर्ड चेक करना चाह रहा हूँ, नहीं देने। आप कहते हैं स्टोर्स में जाके मैं आपका स्टोर्स काउंट करना चाह रहा हूँ, स्टॉक काउंट करना चाह रहा हूँ, वो चौकीदार से कहते हैं इसको अंदर नहीं पूछेंगे ऑडिटर को। अब आप नहीं चेक कर सक रहे, ऐसे ही है ना, कंफर्मेशन सेंड। तो इसको क्या कहते हैं? स्कोप लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय, याद रहेगा, पक्की बात है। चलें आगे। अच्छा, दूसरा क्या है? इम्पोज्ड बाय circumstances beyond control, imposed by circumstances beyond, ये क्या होते हैं? ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि कंट्रोल में नहीं है। मसलन वॉर, आपका गजा में आउटलेट था, उसका एविडेंस नहीं मिल रहा, क्यों? ठीक है। फ्लड आया, बह गया सारा कुछ, है ही कुछ नहीं। जलजला आया, अर्थक्वेक आ गया। अच्छा, कोई वो आपको याद है 9/11, वो ट्विन टावर से गिर के सारा रिकॉर्ड। अच्छा, और क्या है? फोर्स फीचर बाय गवर्नमेंट आई, नैब वाले आए, उठा के ले गए, ऑर्डर क्या दिखाए? रिकॉर्ड ही नहीं। FIA वाले आए, एजेंसी आई, समझ गए? या आपका इंडिया में आउटलेट था, उन्होंने 2 थप्पड़ लगाए आपको, भाग गए से पाकिस्तान। आप सारा रिकॉर्ड वहीं पे छोड़ के जान बचा के भागे। अब वहाँ की सेल परचेज का रिकॉर्ड आपके पास। तो ये क्या है? लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय बियॉन्ड कंट्रोल।
ठीक है, चले आगे। और आखिरी है नेचर एंड टाइमिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। लिख लें इसको, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, ये क्या है? ये ऐसे है, मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। आज से 2 साल पहले 26 जून को ऑडिटर की डेथ होगी, ठीक है। अगला ऑडिटर अपॉइंट कर, 30 जून आया, स्टॉक अकाउंट, ऑडिटर ही कोई नहीं है। अगला ऑडिटर अपॉइंट करते 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 सितंबर आ गया, 30 जून का स्टॉक अकाउंट हो ही, कोई अल्टरनेट वे भी नहीं मिला। चलो उस दिन नहीं अवेलेबल नहीं हो सका, ठीक है, या कोई और मेथड में पढ़ेंगे आगे से कैसे, ठीक है। समझ आ गई ये बातें? हम क्यों मॉडिफाई करते हैं? बिकॉज ऑफ, और मटेरियल मिस्टेक में क्या है 3 तरह से, या अकाउंटिंग पॉलिसी गलत हो गई, सिग्निफिकेंट डेफिनेंसी, स्कोप लिमिटिंग ऐसे आएगी, ठीक है जी। आगे क्या क्या है इसमें, कैसे कैसे रिपोर्टिंग देनी है, हम कल पढ़ेंगे। अब परसों से अपने बुक अरेंज कर लेनी है, ठीक है जी।